कैसे हैं विद्यार्थियों आप लोग? बिल्कुल लगनशील बने रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहिए, वो आपको करना है। पूर्व की कक्षा में हमारे आपके बीच जिस विषय को लेकर परिचर्चा प्रारंभ हुई है उसका केंद्रीय पक्ष बनता है मगध और मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष किन कारणों के चलते हुआ और मगध ने अपने समकालीन अन्य महाजनपदों को, अन्य राज्यों को कैसे पीछे छोड़ दिया, वो कौन कौन से कारण थे, इस पर चर्चा हमारे आपके बीच में पूर्व की कक्षा में हुई, जिसकी समीक्षात्मक विवेचना जब हम किए तो हमें कुछ विशेष कारण मिलते हैं जिनके चलते मगध का विस्तार हम देख पाते हैं। उन कारणों में हमने देखा कि एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतर रही जिसने मगध को अभेद्य सुरक्षा प्रदान की, और दूसरी ओर जो दूसरा कारण हमें मिला वह था मगध का वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर होना। वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसे औद्योगिक और व्यापारिक और कृषि के क्षेत्र में विकास करने का भरपूर अवसर मिला। वो वैदिक कर्मकांडों, उनके अंधविश्वासों के मकड़ जाल में नहीं फंसे थे और उसी का परिणाम रहा उन्होंने स्वच्छंद होकर व्यापार किए, स्वच्छंद विचारधारा से उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया, कृषि में सहयोग किया और अधिशेष उत्पादन की प्रक्रिया को दिनों दिन बढ़ाया। चूंकि पशु बलि जो वैदिक कर्मकांड की एक विधा रही, एक अनिवार्यता रही, उससे मगध के लोग परे रहे और उन्होंने पशुओं का बेहतर उपयोग अपने भौतिक उन्नति के लिए किया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा। तीसरा कारण जब हमने देखा तो वहां मिला हमको कि मगध में विपुल खनिज भंडार भरे हुए थे और उन खनिज भंडारों में लोहे का मिलना एक क्रांतिकारी परिवर्तन था उनके भौतिक जीवन के लिए। लोहे से उन्होंने उन हथियारों का निर्माण किया जिनसे जंगलों को साफ किया गया और जंगलों के साफ करने से वहां की भूमि बेहतर उपजाऊ भूमि के रूप में उन्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुई और उस भूमि ने उनके अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद में जो अगला कारण हम पाते हैं उसमें पाते हैं कि मगध के लोगों ने, मगध के शासकों ने हाथियों का बेहतर उपयोग किया। हाथी एक विशालकाय पशु था जो भार वाहन के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी मगध के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। जहां वह जंगलों की कटाई में बड़ी बड़ी लकड़ियों को वहां से हटाने में काम आया, वहीं दूसरी ओर उसने सामरिक क्षेत्र में भी मगध के राजवंश के लिए एक सुरक्षा भित्ति का निर्माण किया। वह शत्रु दल पर काल की तरह टूटता था, शत्रुओं के किलों को तोड़ता था और शत्रु दल में बिल्कुल कोहराम मचा देने का वह वाहक था। इसीलिए हम क्लासिकल लेखकों को भी देखते हैं तो वह मगध की हस्त सेना की प्रशंसा करते हैं, उस हस्त सेना से वे प्रभावित दिखाई देते हैं।
तो ये उसका एक और कारण था। परंतु इन सारे कारणों के होने के बावजूद भी, इन सारी व्यवस्थाओं के मिल जाने के बावजूद भी यह जरूरी नहीं था कि मगध सबसे आगे निकल जाता। इसके पीछे एक अन्य कारण भी था, और वह कारण बेहद महत्वपूर्ण कारण था। और वह महत्वपूर्ण कारण था कि मगध महाजनपद को एक राज्य, फिर एक साम्राज्य का स्वरूप धारण कर लेने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, वह भूमिका थी कि मगध को योग्य राजवंश और उन राजवंशों में एक से बढ़कर एक योग्य शासकों की प्राप्ति हुई। यह मगध के उत्तरोत्तर विकास की महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो मगध का विकास हुआ, मगध का उत्तरोत्तर विस्तार होता है। मगध पर इन सारे कारणों ने मगध को एक समय ऐसा आया कि एक राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस पूर्व की समीक्षात्मक कक्षा के उपरांत अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। किस राजवंश को हम मगध के प्रथम राजवंश की संज्ञा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक विवाद खड़ा होता है। विवाद यह खड़ा होता है कि हमारे समक्ष इतिहास जगत में दो तरह की विचारधाराएं आ जाती हैं, और उन दो विचारधाराओं के माध्यम से हमें मगध पर शासन करने वाले राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। उनमें दो प्रमाणों में हम क्या देखते हैं, पुराण और बौद्ध ग्रंथ और लेखक, ये दो साहित्यिक दिशाएं हमें ऐसी मिलती हैं जो परस्पर विरोधी रही हैं। इन दोनों में ही मगध पर शासन करने वाले शासकों के विषय में अलग अलग बातें दिखाई देती हैं। पुराणों की मान्यता के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो हमें कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि हम बौद्ध ग्रंथ तथा अन्य लेखकों की बातों को देखें तो एक दूसरी विधा हमें दिखाई देती है। पुराणों पर हम यदि चर्चा करते हैं तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। तो यहाँ पर जो बात आती है, निकलती है, वह है हर्यक या शैशुनाग वंश। यहीं पर एक कंफ्यूजन शुरू होता है कि आखिर मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वह कौन सा था। वह हर्यक वंश था या फिर शैशुनाग वंश ने मगध पर पहला शासन किया। तो जो पुराणों की विचारधारा है, पुराणों के आधार पर यदि हम देखें तो पुराणों से स्पष्ट होता है कि मगध पर सर्वप्रथम बारहद्रथ वंश का शासन था। सर्वप्रथम बारहद्रथ वंश का शासन था। पहली बात पुराण कहते हैं कि मगध पर सर्वप्रथम बारहद्रथ वंश का शासन था, और बारहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ने शासन किया। ये पुराण मानते हैं कि सबसे पहले मगध पर बारहद्रथ वंश ने शासन किया, और बारहद्रथ वंश के पश्चात वहाँ पर प्रद्योत वंश ने शासन किया, शासन स्थापित हुआ, और प्रद्योत वंश का अंत करके शिशुनाग
शिशुनाग ने अपना शासन स्थापित किया, अर्थात शिशुनाग वंश की वहाँ स्थापना हुई, शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। तो ये 3 राजवंश हमको पुराणों के आधार पर दिखाई देते हैं। पुराणों का मान्यता रही कि सबसे पहले मगध पर भारद्रथ वंश ने शासन किया और तत्पश्चात मगध पर प्रद्योत वंश का शासन स्थापित हुआ और फिर प्रद्योत वंश का अंत करके शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अपने वंश को स्थापित किया। ये बात पुराण कहते हैं। फिर बौद्ध ग्रंथ की हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ भारद्रथ वंश की कोई चर्चा नहीं करता है। बौद्ध भारद्रथ वंश की चर्चा नहीं करता है। मगध के लिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता है बौद्ध ग्रंथ। फिर दूसरी बात, हम आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य और लेखक प्रद्योत वंश को अवंती से जोड़ते हैं। अवंती, उनका मानना रहा है कि यह अवंती का राजवंश था, वह मगध का राजवंश नहीं था। प्रद्योतों को उन्होंने अवंती से जोड़ा, बिंबिसार, और उसके बाद वो बिंबिसार और उसके उत्तराधिकारियों को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते हैं। शिशुनाग का पूर्वगामी बताते हैं, पूर्वगामी अर्थात उसके पहले का वो मानते हैं। और भारद्रथ वंश की बौद्ध ग्रंथ और लेखक भारद्रथ वंश की कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि इसको वो उत्तर वैदिक काल से ले जाके जोड़ते हैं। प्रद्योत वंश को वो अवंतिका मानते हैं, बिंबिसार और उसके वंशजों को वो शिशुनाग का पुरोगामी बताते हैं, ठहराते हैं। और सबसे अंत में पूर्वगामी ठहराते हैं और अंत में नंदों को रखते हैं, नंदों को रखते हैं। ये सारे तथ्य, यह प्रसंग बौद्ध ग्रंथ और लेखकों के माध्यम से मिलता है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विचारधाराएं हमको लेकर मिलती है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, वो हर्यक वंश था या शिशुनाग वंश था। यदि हम पुराणों को माने तो हमको यहाँ सबसे पहले शिशुनाग वंश दिखाई दे रहा है हर्यक वंश की अपेक्षा, जबकि शिशुनाग के पहले वहाँ प्रद्योत और भारद्रथ वंश की चर्चा मिलती है। और दूसरी ओर बौद्ध ग्रंथ से जब हम एक समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भारद्रथ वंश की कोई चर्चा बौद्ध ग्रंथ नहीं करते हैं। प्रद्योत को वो अवंती से ले जाके लिंक उसका जोड़ते हैं, उसको लिंकेट करते हैं अवंती से। और फिर शिशुनाग को, बिंबिसार को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते हैं कि शिशुनाग से पहले का है बिंबिसार। और सबसे अंत में वो नंदों को स्थान देते हैं, नंदों को रखते हैं। तो इस प्रकार इन बौद्ध ग्रंथों के आधार पर हम यदि देखें तो हमको क्या दिखाई देता है कि बिंबिसार और उसका वंश, फिर उसके बाद में शिशुनाग और उसका वंश शासन करता है, और तदोपरांत एकदम अंतिम में नंदों को स्थान मिलता है, नंदों का शासन माना जाता है। तो ये दोनों ही विचार पुराणों के साक्ष्य और बौद्ध ग्रंथों के साक्ष्यों
के परस्पर विरोधी उल्लेखों से जब इतिहास जगत अवगत होता है तो आपस के तर्क वितर्कों की कसौटी पर कसने के बाद में जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय अधिकांश विद्वान इस पक्ष में आते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में मिलने वाला विवरण सही है। अधिकांश विद्वानों की धारणा, अधिकांश विद्वान बौद्ध उल्लेखों से सहमत दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि वे विद्वान जो बौद्ध विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं वो उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए उनको भी यहाँ देख लेना प्रासंगिक है कि वो कौन से तर्क थे जिनके आधार पर उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि नहीं, पुराणों में दी गई सूची उतनी प्रमाणिक नहीं है जो बौद्ध ग्रंथ प्रमाण देता है। पुराणों में बहुत सी बातें भ्रमवश दे दी गई हैं, बल्कि बौद्ध साहित्य मगध के शासन को लेकर जिस राजवंश की चर्चा करता है वही सटीक और प्रमाणिक जान पड़ती है। तो ये कौन से प्रमाण हमें मिलते हैं, विद्वानों ने किन बातों को आधार बनाकर माना कि बौद्ध साहित्य का साक्ष्य सही है। तो यहाँ बौद्ध साहित्य के साक्ष्य सही है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। बौद्ध मतानुसार मगध का प्रथम शासक, बौद्धों का जो मानना रहा है कि मगध का प्रथम शासक बिंबिसार हर्यक वंश का था, हर्यकवंशी शासक था, ऐसा इतिहासकारों ने माना। उनकी जो धारणा आई वो स्पष्टतः निखर कर यही आती है कि मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था जो हर्यकवंशी था और यही मगध का प्रथम राजवंश था। तो इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए, जो उदाहरण उन्होंने रखे, वह शैशुनाग वंश को परवर्ती मानते हैं, बाद का मानते हैं, और हर्यक वंश को पहले का मानते हैं। और क्या तर्क देते हैं? तर्क में पहला तर्क आता है हमारे समक्ष, और वह तर्क था कि शिशुनाग के पुत्र, शैशुनाग वंशी शासक शिशुनाग के पुत्र कालाशोक काकवर्ण के समय में, पहला तर्क आता है शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी राजधानी, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। यह पहला तर्क दिया जाता है और यह प्रमाणिक भी है। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि शिशुनाग का पुत्र कालाशोक काकवर्ण के नाम से भी जो जाना गया, उसने अपनी राजधानी वैशाली से उठाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। जबकि इसके विपरीत हम क्या देख पाते हैं, जबकि बिंबिसार के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अस्तित्व ही नहीं था। जब बिंबिसार शासक हुआ करता था मगध का,
तो बिंबिसार के समय पाटलिपुत्र अस्तित्व नहीं था। बिंबिसार के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अस्तित्व ही नहीं था। और वहीं शिशुनाग का पुत्र कालाशोक काकवण अपने शासनकाल में वह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। वैशाली से उठाकर वह राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आता है, स्थापित करता है। और जबकि पाटलिपुत्र को हम देखें तो पाटलिपुत्र बिंबिसार के समय में उसका अस्तित्व ही नहीं था। पाटलिपुत्र की स्थापना तो बिंबिसार के पौत्र उदयन ने की थी। इसी के पौत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का एक सामान्य सा परिचय, सामान्य सा साक्ष्य एक गांव के रूप में, पाटली ग्राम के रूप में अजातशत्रु के शासनकाल में अस्तित्व में आता है। लेकिन तब वह एक गांव के रूप में रहता है, वह नगर का स्वरूप नहीं लेता है। नगरीय स्वरूप उसको मिलता है उदयन के शासनकाल में। तो उदयन के शासनकाल में वह नगरीय स्वरूप धारण करता है और उस नगरीय स्वरूप को धारण करने के बाद में कालाशोक काकवण के काल में उसे राजधानी होने का गौरव मिलता है। तो यहाँ यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कालाशोक काकवण और शिशुनाग बिंबिसार के परवर्ती शासक थे, बाद के शासक थे, उसके पूर्व के शासक नहीं थे। दूसरा तर्क हम क्या पाते हैं, मिलता है हमें, इस तर्क से प्रमाणित हो जाने लगता है कि मगध पर शासन करना शिशुनाग के पूर्व बिंबिसार का प्रमाणित होता है। फिर दूसरा तर्क हम क्या पाते हैं कि मालालंकारवत्थु एक ग्रंथ मिलता है, महालंकारवत्थु, बौद्ध साहित्य से एक ग्रंथ मिलता है महालंकारवत्थु। इस ग्रंथ से पता चलता है कि शिशुनाग के शासनकाल में राजगृह की अवनति होती चली गई। राजगृह बिल्कुल पतन उसका क्रमशः तेजी से हो रहा था। महालंकारवत्थु ग्रंथ से जो चीज मिलती है उसमें पता चलता है कि शिशुनाग के शासनकाल में, शिशुनाग के काल में राजगृह की अवनति होती गई, जबकि इसके विषय में हम देखें, राजगृह के विषय में देखें तो बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह उन्नति की पराकाष्ठा पर था। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। उसी राजगृह की अवनति बाद में प्रारंभ होती है और तब होती है जब शासक शिशुनाग बनता है। तो इस तर्क के आधार पर भी यह प्रमाणित हो जाता है कि शिशुनाग बिंबिसार के बाद का शासक है। शिशुनाग बिंबिसार के बाद का शासक है, पूर्व का शासक वह नहीं हो सकता। इस दूसरे तर्क के बाद एक तीसरा तर्क भी मिलता है कि शिशुनाग के विषय में पता चलता है, तीसरी बात जो मिलती है कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके वैशाली स्थापित की थी। वह राजगृह से स्थानांतरित कर वैशाली स्थापित की।
इस तीसरे तर्क के आधार पर भी यदि हम सूक्ष्मतम ध्यान दें तो पता चलता है कि जबकि वैशाली मगध का हिस्सा प्रारंभ में नहीं रहा, क्योंकि वैशाली एक गणतंत्री शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। वज्जी संघ में जिसमें 8 गणराज्यों का संघ था, उसके प्रधान कोई थे तो वो लिच्छवी थे, और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ही थी। वज्जी संघ एक स्वतंत्र गणराज्य था जिस पर किसी का दबाव नहीं था। तो यहाँ इस तर्क का आशय है कि वैशाली पर जब हम ध्यान देते हैं, वैशाली और मगध के बीच के संबंधों को देखते हैं, तो पता चलता है कि वैशाली को जीत कर मगध में मिलाने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो वैशाली मगध का अंग तब बनता है जब शासक अजातशत्रु होता है, अर्थात बिंबिसार के पुत्र के शासनकाल में वैशाली मगध में सम्मिलित किया गया, और उस वैशाली को राजधानी के रूप में स्थापित करने का कार्य शिशुनाग ने किया। तो शिशुनाग वैशाली को राजधानी तब बना सकता था जब वैशाली मगध का हिस्सा होता, और मगध का हिस्सा वैशाली अजातशत्रु के शासनकाल में ही हो चुका था। तो इस तर्क से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि शिशुनाग अजातशत्रु अथवा बिंबिसार का परवर्ती शासक था, पूर्ववर्ती शासक नहीं था। तो ये सारे प्रमाण, ये तीनों ही प्रमाण, महत्वपूर्ण प्रमाण, यह प्रमाणित करते हैं कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वह हर्यक वंश था। अब हर्यक वंश पर जब हम जाएंगे, हम ध्यान देंगे, तो पता चलेगा कि इसके शासक कौन थे। तो यहाँ मगध का प्रथम शासक बिंबिसार हर्यक वंशी था। इस पर अभी हमारे आपके बीच में बात करना शेष है। तो इन तर्कों के आधार पर यह तो प्रमाणित हो गया कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश ही था, शैशुनाग वंश नहीं। हर्यक वंश के बाद शैशुनाग वंश मगध के राज सिंहासन पर आसीन होता है। उसके पूर्व उसका राज सिंहासन पर आसीन होना संभव नहीं हो सका था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह कह सकते हैं हम कि पुराणों में किसी भ्रमवश शिशुनाग को मगध का प्रथम शासक कह दिया गया हो, जबकि ऐसा ऐतिहासिक प्रमाणित नहीं हो पाता है। तो इसके बाद यह प्रमाण हमारे सामने आ जाता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश ने मगध पर शासन कब से कब तक किया, किस तिथि से लेकर वह किस तिथि तक मगध पर शासन करता है, इस पर हम आते हैं। तो हम देखते हैं कि मगध पर शासन करने वाला यह हर्यक वंश का समय क्या रहा, उसने कब से मगध पर शासन करना प्रारंभ किया, और उसके शासनकाल में मगध का उत्कर्ष कहाँ तक हो पाया। तो मगध पर शासन करने वाला जो राजवंश आता है, अब ये इन तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मगध पर शासन सबसे पहले हर्यक वंश ने किया, न कि शिशुनाग वंश ने। तो हर्यक वंश और इसका शासनकाल जो रहा वह 544 BC से लेकर 412 BC तक इसने शासन किया, इस राजवंश ने शासन किया। इस राजवंश के विषय में यह पता चलता है कि
इस राजवंश की स्थापना या संस्थापक इसका बिंबिसार माना जाता है। बिंबिसार, हर्यक वंश का पहला शासक कौन मिलता है? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल जो प्रारंभ होता है वो 544 BC से लेकर 492 BC तक माना जाता है। बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक था। यह संस्थापक था 15 वर्ष की अल्पायु में 15 वर्ष की अल्पायु में पिता द्वारा शासक बनाया गया, शासक नियुक्त किया गया। अर्थात एक छोटी सी अल्पायु की अवस्था में इसके पिता ने इसको मगध के राज सिंहासन पर आसीन किया था। तब मगध एक महाजनपद के रूप में ही था, वह राज्य या साम्राज्य का स्वरूप नहीं लिए हुए था। अब वह विस्तार की ओर चलता और चलेगा भी। बिंबिसार के समय से ही इसने विस्तार करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर बात आती है पूर्व की अवधारणा के आधार पर कि आखिर बिंबिसार किस वंश का था। चूंकि दो बातें परस्पर यहाँ भी विरोधाभास मिलता है, एक विरोधाभास मिलता है। पुराण बिंबिसार को शैशुनाग वंश का मानते हैं, पुराण बिंबिसार को शैशुनाग वंश का मानते हैं। तो क्या बिंबिसार हर्यक वंशी शासक था या शैशुनाग वंशी शासक था? तो यहाँ पर इसके वंश को लेकर भी, वंश इसका हम देखते हैं तो वंश को लेकर दो परस्पर विरोधी विचारधारा यहाँ भी हमको दिखाई देती है। इसके वंश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं दिखाई देती है। दो भिन्न भिन्न साहित्यिक आधार यह स्पष्ट करते हैं कि यह इस वंश का था, एक दूसरा साहित्यिक साक्ष्य दूसरे वंश का ठहराता है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है उसमें बिंबिसार शैशुनाग वंश का था और बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार शैशुनाग वंश का था, शैशुनाग वंश का था। एक मत यह कहता है और दूसरा मत कहता है कि बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार शैशुनाग वंश का था ऐसा मानना पुराणों का रहा है, पुराणों की मान्यता रही है। और बिंबिसार हर्यक वंश का था ऐसी मान्यता बौद्ध साहित्य की रही है, बौद्धों की रही है। बौद्ध ग्रंथों की मान्यता रही है। बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश का था और वहीं पुराण जो मानते हैं, पुराणों का मानना रहा है कि बिंबिसार शैशुनाग वंश का ही शासक था। तो इस वंश को हम यह माने, बिंबिसार आखिर किस वंश का रहा, इसके लिए भी, इस मत को भी हमको ले जाकर तर्कों की कसौटी पर कसना होता है। और जब हमारे तर्कों की कसौटी पर वह खरा उतरता है तभी हम इस बात को स्वीकार कर पाते हैं अंततः कि बिंबिसार वस्तुतः किस वंश का शासक था। तो इसके तर्कों में भी सबसे पहला तर्क हमें क्या मिलता है कि पहला तर्क उसका जो मिलता है वह भी शैशुनाग से ही रिलेटेड रहा है। तो इस विरोधी विचारधारा के आधार पर जो पहला तर्क हमारे सामने आता है, उस तर्क में शैशुनाग के पुत्र कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। यह बात यहाँ भी दर्शाई जाती है कि शैशुनाग के पुत्र कालाशोक ने उसको
अपनी राजधानी बनाई, यही बात वहाँ स्पष्ट हो पाती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर भी यही आता है कि महालंकारवत्व के आधार पर भी राजगृह की अवनति हो रही है, और उस अवनति के आधार पर भी यह स्पष्ट हो पाता है कि बिंबिसार के और अजातशत्रु के शासनकाल में उसका पतन नहीं होता है, बल्कि वह उत्थान और उन्नति के चरम पर था। और फिर तीसरी बात यहाँ वही स्पष्ट हो पाती है कि राजगृह वैशाली को राजधानी तब बनाया जा सकता था जब यह मान लिया जाए कि वैशाली को जीतकर अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था। और एक अन्य नवीन तर्क आता है कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति होती है जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, वहीं शैशुनागों के शासनकाल में उसके 100 वर्ष के बाद दूसरी बौद्ध संगीत होती है। और वह बौद्ध संगीत कहाँ होती है? तो वह बौद्ध संगीत वैशाली में होती है, जो कालाशोक काकवर्ण के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत के 100 वर्ष के उपरांत, चूँकि जो प्रथम बौद्ध संगीत थी वह 483 ईसा पूर्व में राजगृह के व्यवहार गिरी में हुई, और दूसरी बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में पहली हुई, और दूसरी बौद्ध संगीत शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक काकवर्ण के शासनकाल में ठीक पहली बौद्ध संगीत के 100 वर्ष के बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। इन बौद्ध संगीतियों के आधार को भी यदि हम बेस बनाएं तो भी पता चलता है कि अजातशत्रु और बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, न कि शैशुनाग वंश के शासक थे। तो इनको आधार बनाकर भी हम देख पाते हैं जो स्पष्ट होते हैं, जबकि ये सारे साक्ष्य, ये सभी साक्ष्य इस बात के प्रमाण सिद्ध होते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, न कि शिशुनाग वंश का शासक। अर्थात यह साक्ष्य माना नहीं जाता है, और बौद्ध ग्रंथों की मान्यता स्वीकार की जाती है। इतिहास जगत में बौद्ध ग्रंथों की मान्यता को ही स्वीकार किया जाता है। तो बिंबिसार के वंश की सिद्धि यही स्पष्ट होती है कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, यह स्वतः प्रमाणित होने लगता है। इन साक्ष्यों से ही वह बात स्पष्ट होने लगती है। फिर महत्वपूर्ण बात आती है कि शासक बिंबिसार की आखिर इसकी तिथि क्या रही, इसने कब मगध की राजगद्दी को आसीन किया, शोभायमान किया। तो मगध की राजगद्दी को लेकर भी इसके शासन को भी लेकर, इसकी तिथि को भी लेकर विवाद बनता है। तिथि, मगध पर शासन इस राजवंश ने आखिर कब किया? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी दो विरोधी विचारधाराएं हमको दिखाई देती है। यहाँ भी पुराण और बौद्ध ग्रंथों का तालमेल बैठ नहीं पाता है। बौद्ध ग्रंथों और पुराणों का तालमेल यहाँ न बैठ पाना भी इतिहासकारों के लिए एक समीक्षा का प्रश्न खड़ा कर देता है। पुराणों का मानना रहा है कि पुराण मानते हैं कि बिंबिसार ने 28 वर्ष शासन किया, 28 वर्ष शासन, जबकि दूसरी ओर बौद्ध ग्रंथों के आधार पर जो पता चलता है तो वह स्पष्ट होता है कि बिंबिसार का शासन एक दीर्घकालीन शासन था। उसने लंबी अवधि तक मगध की राजगद्दी को धारण किए रहा। तो बौद्ध ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि उसका शासन 52 वर्षों का रहा, 52 वर्षों का शासन उसका रहा। फिर यहाँ पर उसका शासन 52 वर्ष रहा, तो उसकी तिथि क्या रही होगी? इस पर तरह तरह के विचार आधुनिक इतिहासकारों ने देने प्रारंभ किए। विद्वान इतिहासकारों में 3-4 लोगों के नाम विशेष बिंबिसार की तिथि के विषय में ख्याति पाए हुए हैं। उनमें पहला नाम डॉक्टर V.A. स्मिथ महत्वपूर्ण रहे। स्मिथ महोदय ने
बिंबिसार की तिथि 582 ईसा पूर्व से लेकर 554 ईसा पूर्व निर्धारित की। 582 से 554 बीसी माना, अर्थात 28 वर्ष का शासन इन्होंने स्वीकार किया, जैसा पुराण मानते हैं उसी तिथि को डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी स्वीकार किया। फिर दूसरा जो कुछ अन्य विद्वानों की जो धारणा रही उसमें 603 बीसी से लेकर 551 बीसी का शासनकाल, 603 से लेकर 551 बीसी कुछ अन्य विद्वान मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने माना कि बिंबिसार का शासनकाल 603 से लेकर 551 बीसी अर्थात 52 वर्षों का शासनकाल, 52 वर्ष का शासनकाल उन्होंने माना। परंतु डॉक्टर वी.ए. स्मिथ और जो अन्य विद्वानों ने जो साक्ष्यों के आधार पर जो मत प्रस्तुत किया कि बिंबिसार की तिथि जो निर्धारित की, उनके अलावा डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने जो तर्क दिया, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने माना कि बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 492 बीसी उन्होंने निर्धारित किया, अर्थात यह 52 वर्ष का शासनकाल इन्होंने भी स्वीकार किया, जो बौद्ध ग्रंथानुसार रहा है। तो कुछ अन्य विद्वान और डॉक्टर आर के मुखर्जी की विचारधारा बौद्धों के साथ रही, जबकि डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने पुराणों के साक्ष्य को सही स्वीकार करते हुए बिंबिसार की तिथि 28 वर्ष मानी और उसका कालखंड 582 ईसा पूर्व से लेकर 554 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया। और आर के मुखर्जी के द्वारा निर्धारित किया गया बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 52 वर्षों का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच में जो फिट बैठाया गया, यह तर्क संगत स्वीकार किया गया। यही मत तर्क संगत स्वीकृत किया गया। और इसी मत से डॉक्टर एच.सी. रायचौधरी ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। आर के मुखर्जी के इसी मत से डॉक्टर रायचौधरी ने सहमति व्यक्त की, सहमति प्रस्तुत की। इस प्रकार बिंबिसार की शासना अवधि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व अर्थात 52 वर्षों का एक लंबा शासनकाल स्वीकार किया गया। और यह संभव भी था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों से मिलने वाले साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो पाता है कि बिंबिसार ने अल्पायु में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था। वह 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता भट्टी या भातीय के द्वारा मगध महाजनपद के राज सिंहासन पर आसीन कर दिया गया था। तो बिंबिसार का एक लंबा शासनकाल 52 वर्षों का शासनकाल कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता, जैसा बौद्ध साहित्य मानता है। बौद्ध साहित्य के लगभग कालक्रम सटीक रहा करते हैं और उन्हीं की पूर्व अवधारणा के आधार पर यहाँ पर भी बिंबिसार की तिथि बौद्ध ग्रंथ के ही आधार पर स्वीकार कर ली गई, जो 52 वर्ष रही
और यह 52 वर्ष की तिथि आर के मुखर्जी की इस तिथि से बहुत कुछ समतुल्य रही। और आर के मुखर्जी का यह तर्क 52 वर्षों का उसका शासनकाल, इस कालखंड के 544 बीसी से लेकर 492 बीसी के बीच ही रहा, तर्क संगत स्वीकृत कर लिया गया। क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी घटनाएं घटती गई उनमें इस तिथि के को भी क्रम यदि बनाकर देखा जाता है तो चीज़ें उसमें बैठती चली जाती हैं। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार जो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, जो हर्यक वंश की प्रमाणित हुआ, और उस वंश का शासक बिंबिसार अपने वंश के आधार पर जो बौद्ध ग्रंथों की मान्यता के अनुसार हर्यक वंश था, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, यह प्रमाणित होने के बाद हम उसकी तिथि को देखते हैं। और फिर तिथि को जानने के बाद में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिंबिसार जब स्पष्टतः एक शासक की भूमिका में आ जाता है तो उसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में क्या योगदान दिया। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, मगध के उत्कर्ष में उसकी क्या भूमिका रही, उसको हम देखते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह वह पक्ष है जब वह बिल्कुल शून्य से शुरू हो रहा है। मगध साम्राज्य बिल्कुल शून्य से शुरू होता है और पहला व्यक्ति, पहली नींव का उसका पहला पत्थर बिंबिसार होता है। तो मगध साम्राज्य बिंबिसार मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में योगदान, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उसका क्या योगदान रहा कि उत्कर्ष में योगदान, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपनी किस भूमिका का, अपने किस कैरेक्टर का निर्वहन किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। क्योंकि वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है। बिंबिसार स्वयं एक सुयोग्य शक्तिशाली शासक था, उसका सैन्य बल अपरिमित था, और यही कारण है कि सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ उसको श्रेणी कहता है। उसके लिए श्रेणी शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात स्थायी या महती सेना वाला यह ग्रंथ कहता है। तो बिंबिसार एक सुयोग्य शक्तिशाली शासक था, उसका सैन्य बल अपरिमित था, वह चक्रवर्ती के आदर्श से बिल्कुल प्रेरित था। वह कोई सामान्य सोच का, सामान्य थिंकिंग का पर्सन नहीं था, सामान्य विचारधारा का वह व्यक्ति नहीं था, वह चक्रवर्ती के आदर्श से प्रेरित था।
तथा महत्वाकांक्षा उसकी अनंत थी। उसकी महत्वाकांक्षा अल्प नहीं थी, वह अल्प महत्वाकांक्षा का व्यक्ति नहीं था, वह अनंत महत्वाकांक्षा का व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थी। सार्वभौम साम्राज्य की प्रतिस्थापना, सार्वभौम साम्राज्य की प्रतिस्थापना ही उसका उद्देश्य था। वह मगध के विस्तार को चतुर्दिक फैला देना चाहता था। वह यह नहीं चाहता था कि मगध सिमटा रहे। अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसने नीति और शक्ति दोनों का भरपूर उपयोग किया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य पूर्ति के लिए नीति और शक्ति दोनों का प्रयोग उसने किया। दोनों का प्रयोग उसने किया। समय की, तात्कालिक समय की परिस्थितियों को उसने बड़े ही चतुराई से उनका अध्ययन किया और उसके बाद में उसने